नेक्स्ट बात करेंगे मीडियन टेस्ट की। मूड्स, मीडियन टेस्ट और येट्स कोरिलेशन दोनों सेम चीज है। मूड्स ने अपने तरीके से यूज किया है और येट्स ने अपने तरीके से यूज किया है, इसलिए इसका दो नाम पड़ते हैं। बेसिकली ये एक मीडियन टेस्ट है, आपको एक मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपवर्ड और डाइवर्ड वैल्यूज को चेक करोगे और उनका एक टेबल क्रिएट करोगे। टेबल क्रिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे काई स्क्वायर की वैल्यू बनाओगे और उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस करोगे। तो समझते हैं इस टेस्ट को। मूड्स मीडियन टेस्ट इज अ स्पेशल केस ऑफ पियर्सन्स काई स्क्वायर टेस्ट. It tests the null hypothesis that median of the population from which two or more samples are drawn are identical. The data in each sample are assigned to two groups, one consisting of data whose values are higher than the median value in two groups combined, and other consisting the data whose value are at the median or below. तो आपने एक मीडियन वैल्यू फाइंड आउट की, उसके बाद उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मीडियन जैसे आपका एक ज्यादा वाली वैल्यूज को डिफाइन करता है और एक कम वाली वैल्यूज को डिफाइन करता है, वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ आपके एप्लीकेशंस कुछ इस तरह से रहेगी इस टेस्ट की। एप्लीकेशन और स्टेप्स, तो आपके स्टेप्स जो रहेंगे, सबसे पहला है आपको अपना जो डाटा है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अरेंज डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटा अरेंज हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाईएस्ट टू लोएस्ट के लिए आप रैंकिंग करोगे। रैंक करने के बाद आपका तीसरा स्टेप बनता है सिलेक्ट द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन रैंक्ड डाटा। सिलेक्ट द मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन फाइंड आउट कर लिया आपने, यहाँ पे हाईएस्ट और लोएस्ट में डिवाइड हो गई आपकी सीरीज। ग्रैंड मीडियन इज एन एवरेज ऑफ मिडल मोस्ट वैल्यू। जो आपकी वैल्यू आई है इसे आप कहोगे ग्रैंड मीडियन। ये ग्रैंड मीडियन जो है ये है आपकी एवरेज ऑफ मिडल मोस्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपके पास 40 वैल्यूज हैं, 40 वैल्यूज में आपने मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ आपके पास मिडल मोस्ट वैल्यू है, तो मिडल वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करनी है वो आपकी बनेगी 40 के केस में 20 + 21 डिवाइडेड बाय 2। जिस तरीके से हम मीडियन फाइंड आउट करते आ रहे हैं उस तरीके से हमने मीडियन निकाल लेना है। मीडियन निकालने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा मेंटेन कंटीजेंसी टेबल। कंटीजेंसी टेबल आपको बनाना है। तो कंटीजेंसी टेबल आपका कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके पास ए और बी दो ग्रुप्स रहेंगे, ए एंड बी। यहां आप क्या करोगे, आप मिडल वैल्यू जो भी आपका मिडल वैल्यू निकली है, ग्रैंड मीडियन निकला है मिडल वैल्यू या ग्रैंड मीडियन जो निकला है आपका, उसे यहां प्लेस कर दिया। मतलब आपने दोनों केसेस में प्लेस कर दिया। जो भी वैल्यू निकली, हमारे केस में निकली है 20.5, तो 20.5 20.5 हमने दोनों केसेस में लिख दिया। अब हमारे पास एक वैल्यूज आएगी अबव और एक आएगी बिलो। तो अबव वाली वैल्यूज, ग्रैंड मीडियन से अबव वाली वैल्यूज यहां लिख देंगे, इसे डिनोट करेंगे स्मॉल ए से। यहां वाली वैल्यू स्मॉल बी से डिनोट होगी। बिलो वाले केसेस में स्मॉल सी एंड स्मॉल डी का यूज करेंगे आप। और यहां तक टेबल बनने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप बनता है मार्जिनल टोटल निकालने का। मार्जिनल टोटल यहां को भी निकालना है आपने और यहां को भी। तो मार्जिनल टोटल आपका इस केस के लिए निकलेगा, इस केस के लिए a + b और इस केस के लिए c + d। यहां के लिए a + c हो जाएगा और यहां के लिए b + d हो जाएगा। अब यहां जो वैल्यू आएगी वो आपकी टोटल नंबर होगी। हमने 40 का केस लिया है तो n आपका 40 हो जाएगा और ये वैल्यू आपकी a + b + c + d
और a प्लस सी प्लस बी प्लस डी इनके बराबर हो जाएगी। a प्लस सी बी प्लस डी इन दोनों का टोटल और इन दोनों का टोटल यहाँ आके एक बराबर हो जाएगा। इसके थ्रू आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर कोई मिस्टेक है तो ये वैल्यू आपकी टोटल नंबर से डिफरेंट आएगी। तो यहाँ आपने ये चेक कर लेना है। ये टेबल बन गया। इस टेबल के बाद अब आपने एक फॉर्मूला यूज करना है। तो काई स्क्वायर आप यहाँ निकालोगे, तो काई स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइडेड बाय ए प्लस सी बी प्लस डी सी प्लस डी एंड ए प्लस बी। ए डी ए और डी मल्टीप्लाई किए। सेकंड केस में हमने बी और सी को मल्टीप्लाई किया, दोनों को आपस में माइनस किया, जो वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर दिया, उसके बाद उसे टोटल नंबर से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट केस में आपने क्या किया, डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, यहाँ का टोटल प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों जगह के टोटल आपने आपस में मल्टीप्लाई किया और एक वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से आप निकाल सकते हो काई स्क्वायर, या आपके पास एक और फॉर्मूला रहता है येट्स वाला, येट्स कोरिलेशन आप इसके कह सकते हो। दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला यूज है, ऐसा भी नहीं है कि दोनों ने अलग अलग फॉर्मूला का यूज किया है, दोनों ने सेम फॉर्मूला का यूज किया है, मूड्स में भी और येट्स में भी, बट दोनों की अपनी अपनी थ्योरी है तो दोनों का नाम आ गया। ए डी माइनस बी सी माइनस 1/2 n स्क्वेयर होल अंडर द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय n। नेक्स्ट हुआ आपका a प्लस सी, डिवाइडेड किया आपने a प्लस सी b प्लस डी c प्लस डी एंड a प्लस डी। फॉर्मूला सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इस फॉर्मूले को आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये आपका बन रहा है n, आगे ले आओ, मल्टीप्लाई किया आपने a डी बी सी को आपस में माइनस किया और जो वैल्यू आई उसको n/2 से डिवाइड कर दिया, और n/2 से डिवाइड करने के बाद आपने इन सब का स्क्वायर निकाल दिया। फिर आपने इसे डिवाइड किया a प्लस सी से, b प्लस डी से एंड सी डी ए डी। ये आपके पास कुछ फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला यूज कर लो, ये कर लो, या फिर ये कर लो, तीनों एक ही चीज के फॉर्मूलाज हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंट है, बाकी सेम ही है, सेम ही वैल्यू देंगे। यहां तक आपकी जो वैल्यूज निकल जाती है तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है अपनी इस काई स्क्वायर की वैल्यू जो भी निकली यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू, इस वैल्यू को अपनी टेबल वैल्यू से मैच करना है आपने, और देखना है आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है। तो आप करोगे कैलकुलेटेड वैल्यू, अगर आपकी बड़ी है टेबल वैल्यू से तो H0 को एक्सेप्ट करोगे, और यहाँ H0 जो आपकी बनती है वो कुछ ऐसे बनेगी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दी टू ग्रुप्स, और नल हाइपोथेसिस आपकी देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स, ये रहेगा। इस तरीके से आपने वैल्यूज निकाल लेनी है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर लेनी है। अब बात करते हैं येट्स कोरिलेशन, कुछ कंडीशंस के बेस पे यूज होता है। तो वन ऑफ द कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट इज दैट नो सेल्फ फ्रीक्वेंसी शुड बी लेस देन 5 in any case, though 10 is better. This requirement is to avoid inflated chi-square values due to the division of the squared differences by a small size of expected frequency. When the theoretical frequencies are less than 10 and especially less than 5, the ordinary table value of chi-square are less than reliable. This is especially true for 1 degree of freedom. It is true to a lesser extent for 2 or 3 degree of freedom. However, the error is
negligible for more than 3 degrees of freedom. The Yates correlation, also called Yates correlation for continuity, are introduced because theoretical chi-square distribution is continuous, whereas the tabulated values are based on the distribution of discrete chi-square statistic. The correlations has the effect of reducing distribution of discrete chi-square statistic as continuous compared to the corresponding value without correlation. In special case of 2 by 2 contingency table, the approximation may be improved and bias arising out of the use of small theoretical frequencies may be reduced by means of a correlation proposed by F. Yates in 1934. The correlation involves the reduction of the deviation of observed from theoretical frequencies, which of course reduce the value of chi-square. The working rule for the application of the correlation is adjust the observed frequencies is in each cell of the 2 by 2 table in such a way as to reduce the absolute deviation of the observed from the theoretical frequency for that cell by 1 by 2. Adjustment for all the cells are to be made without changing the marginal total. The observation will increase F0, that is observed frequencies by 1 by 2 is each of 2 cells, and will reduce F0 by 1 by 2 in each of the 2 cells. The general correlation is made only when the number of degree of freedom or variance equals to 1 and n is small.